नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही इंडिया गठबंधन के नेता मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हैं। संसद के भीतर और संसद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हैं। तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। राहुल ने 29 जुलाई को संसद में बजट पर भाषण दिया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी शाह सहित 6 लोग देश को चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। राहुल ने कहा था कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। इसी बीच अब राहुल गांधी ने एक और सियासी दांव चला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:52 पर एक्स पर एक पोस्ट भी किया और दावा किया। उन्होंने लिखा कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। आपको बता दें कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पहले से ही ईडी के निशाने पर हैं, लेकिन हालिया मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और चोर की दाढ़ी में तिनका बताया। अब चक्रव्यूह वाला बयान ईडी पर घमासान है। चक्रव्यूह की लड़ाई ईडी रेड पर आ गई है। सवाल यही है कि क्या संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण से सरकार नाराज है? क्या ईडी आ रही है? क्या राहुल को ईडी का डर सता रहा है या राहुल वाकई ईडी के स्वागत के लिए तैयार है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल ने कहा कि वो खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर है 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, राहुल ने अपनी इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी टैग किया है। राहुल के इस पोस्ट के बाद जहां एक और ये अटकलें लग रही हैं कि क्या राहुल गांधी के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी करेगा, क्या राहुल गिरफ्तार भी हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर राजनीति हलचल भी बढ़ गई है। शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। राहुल गांधी के दावे को संजय राउत ने सही ठहराया। कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। तो वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को आगे करती है। उन्होंने कहा कि कितना ये सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। एक साजिश रची जा रही और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। वो फिर से स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है, ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे करती है। सारे विपक्षी नेता जो प्रखरता से सरकार का पोल खोल कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि वो ये लोग छटपटाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, हम सब उनके साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं। तो वहीं राहुल गांधी के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ईडी तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है, राहुल गांधी को किस बात का डर सता रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा कि जो जैसा पाप करेगा उसे उसकी सजा भुगतनी होगी। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उन्हें संदेह और डर है। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते अपना जात बचाने से भाग रहे हैं।
यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है, जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। तो इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। कितना पड़ेगा? अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। तो इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, उनको लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो ये तो वो जाने, वो बता सकते हैं। अब राहुल गांधी ने खुद पर ईडी की रेड को लेकर जो दावा किया है उसमें कितना दम है और उनके सूत्र कौन है ये तो वो ही जाने। लेकिन बीजेपी राहुल के संदेह को उनका डर और चोर की दाढ़ी में तिनका बता रही है। अब सियासत में सवाल यही है कि क्या राहुल के चक्रव्यूह में मोदी सरकार खुद को फंसता पा रही है? आखिर क्यों अचानक ही राहुल को ईडी का डर सताने लगा है, या फिर क्या वाकई राहुल के घर ईडी आ रही है? स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो अब जो कहानी पूरी है वो ऐसे हो गई है कि चक्रव्यूह पर आ गई है। एक बयान आता है, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं हम, जो बजट के दौरान आया, उसको लेकर थोड़ा सा क्योंकि कटाक्ष भी किया गया था, पीएम मोदी पर निशाना भी साधा गया था, किसान मजदूर, और कहते हैं ना कि एक सवाल उस पर उठाया गया था कि बहुत डरे हुए हैं, डराने की कोशिश है या की जा रही है, वो एक अलग बात हुई। लेकिन इस तरह का जो स्टेटमेंट आया जिसको लेकर आपत्ति आई है, और उस आपत्ति के बाद देखिए राहुल गांधी खुद ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद पसंद नहीं आया है और हो सकता है ईडी की रेड हो जाए उन पर। ये उनको कुछ अंदरूनी रूप से खबर मिली है। अब सत्ता पक्ष को लगता है कि वायनाड में जो इस समय जो हुआ उसको लेकर वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर खुद इतने पाप में हैं कि उनको ये भय सता रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस देखिए, कहते हैं मैं तो बाहें फैलाकर ईडी का वेलकम करने के लिए तैयार हूं, चाय बिस्किट भी फ्री में आए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ये ईडी बीच में आ क्यों रही है? मतलब पूरे सिनेरियो में चक्रव्यूह को लेके जो बात हुई उसमें बीच में ईडी का आ जाना, उस बयान पर जो बजट के दौरान हुआ उस पर उस स्टेटमेंट्स को इतना ज़्यादा आगे लेके जाना, तो कुल मिलाकर क्या सच में ईडी आ रही है? क्या कुछ हुआ है, या फिर ये सिर्फ बयान है और वाकई में इधर उधर ध्यान भटकाने की कोशिश है? अब जो कुछ भी है, सियासत और मामला गरमाया तो बहुत जोर से है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? स्वामीनाथ जायसवाल जी, ये क्या है मामला? चक्रव्यूह वाला एक बयान, एक स्टेटमेंट तो था जिसपे बड़ी आपत्तियां अब आ रही हैं, उसको कहां कहां कोरिलेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, ये ईडी कहां से बीच में आ गई? मतलब ये अंदरूनी रूप से राहुल गांधी को ऐसा कैसे लग रहा है कि ईडी की रेड होने वाली है, या कुछ और मामले में हो सकता है कार्रवाई हो, वो वेलकम भी करने को तैयार है? ये मेरा तो सवाल है ही, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी, आपने कई लोगों को सुना होगा, उन्होंने भी यही सवाल उठाए हैं कि कुछ पाप किया होगा इसलिए शायद ज्यादा डर रहे हैं और इसीलिए ईडी को बीच में ला रहे हैं, तो ईडी इसीलिए कोई कार्रवाई करने वाली होगी। तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कि हुआ क्या है। हम लोग न डरते हैं न डराते हैं। एक काम तो सिर्फ मोदी जी जानते हैं, चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में बिना वजह डाल देते हैं, और उसके बाद उनका ईडी और एक तरफ काम करती है, एक तरफ सीबीआई फिर काम करने लगता है बाहर तक निकलने, जबकि जिसके पास मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार पड़ा रहता है, जैसे अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, छगन भुजबल, जिनके पास सारा घोटाला, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, ये लोग को क्लीन चिट दे दिया जाता है वॉशिंग मशीन से। और जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, उसके नेताओं को ईडी टारगेट करती है कि उनके पर सच्चाई का आईना दिखाने पर जिस तरह से देश का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, वही चक्रव्यूह का बात राहुल गांधी जी ने कहा। अभिमन्यु ने जो वो हम करेंगे जाति जनगणना पर चर्चा करते हुए कि हमको SC ST और OBC की जनगणना इसी संसद भवन में करा के रहेंगे, और राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह गारंटी नहीं देते हैं। वो
सक्रिय है और कराने में सक्षम है। आज देखे होंगे पहली बार वो एलओपी बनने के बाद 1 घंटा 40 मिनट के स्पीच में सबको स्टैंडिंग करा दिए। प्रधानमंत्री जी 2 बार खड़ा हुए, गृह मंत्री जी 3 बार खड़ा हुए, माननीय राजनाथ सिंह जी 3 बार खड़ा हुए, कृषि मंत्री जी खड़ा हुए, सारे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को लेकर तो स्टैंडिंग कराने का ताकत एलओपी के पास है। और अब उनका ताकत और भय दिखता है जिस तरह से इन लोगों को, तो एक एक लोग को कंगना रनौत बीच में आ जाती है, ये आ जाते हैं अनुराग ठाकुर जो अटैक करते हैं। तो लेकिन उसपे ने जो हमारे नेता स्मृति ईरानी पहले जो काम किया करती थी, कंगना अब एक हाथ पर बढ़ के अब ड्रग्स, खुद वो ड्रग्स लेती थी, गांजा पीती थी, पूरा सब चर्चा ही रहे। वो 16 साल की उम्र में गायब हो गई, लेकिन राहुल गांधी जी को कटाक्ष करती है। सूख तो सूख छननी में जितना छेदा है वो भी बोलता है। ये पार्टी में जिस तरह से डराने का काम किया जा रहा है, आए दिन विपक्ष को तोड़ने के लिए सदन, पहले भी हमारे गोवा हो, मध्य प्रदेश चाहे कहीं भी विधायकों को तोड़ना, हमारे नेताओं को डर दिखाकर ईडी का अपने पलड़े में कर उनको क्लीन चिट कर दिए। पहले वो भ्रष्टाचारी थे, अत्याचारी थे, अब इनके व्यापारी हो गए, इनके साथ मिल गए, इनके धागा में पिलो के अपने गले में घुमा रहा है कि सारा भ्रष्टाचारी मोदी के साथ क्लीन चिट हो गया। अजित पवार से लेकर छगन भुजबल और हिमंत बिस्वा शर्मा, तमाम बंगाल से लेके महाराष्ट्र और गुजरात, सारे नेताओं को अपने पाले में कर लेते हैं, वो पवित्र हो जाता है। यही प्रधानमंत्री जी का रूल सही समझ में आता है कि कल तक उनको जेल में डाले। चक्की किसी अमेरिका से आने के बाद मध्य प्रदेश में भाषण दिए कि 70,000 करोड़ के आरोपी अजित पवार को मैं जेल में डालूंगा। तो हम लोग सोचे जेल में डालेंगे, 2 दिन बाद सीएम बना के अपने खेल में समाते हैं। तो ये कैसा खेल चल रहा है? आपके ताकत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और चुनाव आयोग के भरोसे आपकी सत्ता है, वो भी बैसाखी के आने के बाद भी आपके अंदर अहम और अंका 400 पर बंद हो गया व्यापार। उसके बाद रसली जल जाने के बाद ऐठन नहीं जा रहा है। देश के उस मुख्य मुद्दे को राहुल जी उठा रहे हैं, किसान, युवा, नौजवान और श्रमिकों का बात कर रहे हैं। तो उसपे जिस तरह से ये भय दिखाने का ये लोग अब अटैक, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं अनुराग ठाकुर के भाषण को, तो आप समझ सकती हैं कि एक विपक्ष के लीडर को अपमानित किया जाता है संसद भवन में। पहले भी न्यू संसद भवन बना था, तभी आप देखी होंगी कि एक सांसद को मुल्ला, ठुल्ला, कटुआ क्या क्या कहा गया। तो ये परंपरा बन गया है कि गाली गलौज से भाषा ये लोग देकर भारतीय जनता पार्टी में संस्कार नाम का कोई चीज नहीं रह गया। कुछ भी कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। इनका नीति और नियत देश के लिए नहीं है, ये डराने धमकाने वाली पार्टी बन गई है। स्वामीनाथ जी ठीक है, वापस आऊंगी। प्रदीप जी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी क्या है इस पूरे मामले में? मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि कोई डर है राहुल गांधी को, कोई पाप करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस तो अलग स्टेटमेंट दे रही है। मतलब उस चक्रव्यूह में ऐसा क्या था? बात तो यही थी कि 21वीं सदी का चक्रव्यूह बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो अपना बयान दिया था, जो एग्जाम्पल दिए थे, फिर ये जातिगत जनगणना से ये बात आई थी निकल कर, तो उसमें ऐसा क्या हो गया, उस चक्रव्यूह में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर वो चक्रव्यूह के एक बयान पे, उस पर्टिकुलर वर्ड पे सियासी घमासान मचा हुआ है? राखी जी नमस्ते, और साथ में बैठे सभी वक्ताओं को भी प्रणाम। और उम्मीद है आज मैंने आपका नाम सही लिया है, आप नाराज नहीं होंगे पिछली बार की तरह। बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। मैं वही देख रही थी कि आज आप क्या नाम लेने वाले हैं, और बड़े आराम से आप नाम ले रहे थे, नहीं तो फिर कुछ गलत ही निकलता। ठीक है जी, देखिए आपने ना अपने सवाल का जवाब वैसे ही दे दिया। कोई खिलाड़ी 6 महीने में सीख जाता है, कोई 2 साल में सीखता है। बात दिगर है कि राहुल गांधी जी को राजनीति सीखने में 24-25 साल लग गए। अब आते हैं, कथा की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मुझे जब मैं पहले अखबार बचपन में पढ़ता था तो उसमें लिखा होता था विश्वस्त सूत्रों से खबर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसमें तो जबरदस्त विश्वस्त सूत्र आ गए और धमाका ही मचाने लगे। पता लगा कि बम फूट गया। बम फूट गया मतलब वो वाला बम नहीं जिससे जान माल की हानि हो, खबरों का बम फूट गया। और सूत्र जो है मतलब उसके सूत्र जो है विश्वस्त ही रह गए, कभी फिजिकली आए नहीं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी सदन में सरकार बैठती है और चलाने वाले बाबू होते हैं इस देश में, जो कि एग्जीक्यूटिव जिन्हें कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव भी जीवित इंसान होते हैं, कोई रोबोट्स नहीं होते हैं कि संविधान में बैठा दिया गया और उसी पे उनको चलने लगा।
तो जिस तरह से पत्रकार मित्रों के विश्वस्त सूत्र होते हैं, राजनेताओं के भी विश्वस्त सूत्र होते हैं, जो कि विभिन्न विभागों में रहते हैं, कभी कभी किसी में ज्यादा रहते हैं, कभी कभी किसी में कम रहते हैं। तो अब ऐसी तो बात नहीं, 55 वर्षों तक इस देश पे कांग्रेस ने शासन किया है, तो राहुल गांधी जी के विश्वस्त सूत्र नहीं हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। चाहे भले वो 22 बार लॉन्च पैड पे ही रुक गए, लेकिन अब तो कम से कम रॉकेट थोड़ा उड़ रहा है। और आप देख रही होंगी, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। क्या है कि एक बड़ी कहावत मशहूर है राजनीतिक, जैसे बोलते हैं ना कि हर का एक स्टाफ होता है, दिल्ली पुलिस का एक स्टाफ होता है, मध्य प्रदेश पुलिस का एक स्टाफ होता है, पत्रकारों का एक स्टाफ होता है, एक दूसरे को फेवर करते हैं, आपस में विभागीय jargon का प्रयोग करते हैं, नहीं उनकी शब्दावली उसी विभाग में बोली जाती है, कहीं नहीं बोली जाती है। अब उसी तरह से राजनीतिक हलकों में कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिन्हें कहते हैं लकीर को बड़ा करना या लकीर को छोटा करना या मुद्दे को भटकाना या मुद्दे को थोड़ा सा ध्यान डेविएट करना। राहुल गांधी जी जिस विभाग के जिस लोकसभा के सांसद अभी वर्तमान में है, दो लोकसभाओं पे हैं, भैया भी हैं, दीदी भी जाने वाली हैं। तो वायनाड में जो स्खलन हुआ, भूस्खलन, 3 गांव बह गए पूरे कीचड़ में। मेरी तो मतलब मैंने देखा सुना जरूर था, लेकिन इतनी भयावह, मतलब पूरे घर में मिट्टी फैल गई। हमने सुना था, देखा नहीं था इस बार वायनाड में। बताइए क्या है जनता का दोष की प्रभु ने ऐसी जो है मतलब ऐसी आपदा वहां पे आ गई। बहरहाल राहुल गांधी जी 2 दिन बाद पहुंचे और वो बेसिकली फोटो ऑप के लिए पहुंचे थे। वो क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, हमने कैमरे गिने 12 कैमरे थे, जिनसे अलग अलग 360 डिग्री के एंगलों पे 12 कैमरे लगाए गए, जिनसे कि पूरी फोटो ली जा सके। कौन उससे मिल पाता, किसकी व्यथा कह पाते, वो सब तो छोड़िए, बात की बात है। तो मुद्दों को भटकाना अब राहुल जी कम से कम सीख गए हैं, ये एक अच्छी बात है कांग्रेस कार्यकर्ता मित्रों के लिए कि ठीक है, कम से कम नेताजी जो है उनके जो सदन के नेता हैं, उनके मतलब विपक्ष के जो नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कम से कम पहले जैसी बातें नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये बोलना सीख गए हैं। धन्य हो वो पीआर टीम और धन्य हो वो एडवाइजरी टीम जो उनको इस तरह के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में सहयोग कर रही है, इस तरह के ड्रामेटिक इवेंट्स को रियलाइज करा रही है, जो कि मेटेरियलाइज हो भी रहे हैं। तो ये जो देखिए अब क्या है, अब आती है इनसाइडर की बात पे। तो सरकार ने अभी कुछ हो रहा होगा, नेशनल हेराल्ड केस में ये जमानत पे बाहर हैं, तो भाई विपक्ष के नेता हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे बाहर भी हैं। तो क्या अगर चुनाव के बाद सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और किसी एक चाहने वाले ने बता दिया होगा गुरु देखिए आप पे पड़ सकता है, तो अभी वायनाड का जो है हो सकता है सीट छोड़ें तो बहन जी मतलब उनकी राहुल जी की छोटी बहन वहां से चुनाव लड़ें, और अगर राहुल जी अंदर हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा व्यवधान तो होगा ही, मतलब निराशा हाथ लगेगी। तो राहुल गांधी जी ने जो पासा फेंका है, कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं चीजों को बाहर रख रहा हूं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कम से कम इनकी जो है कुटिलता, जो इनका इनहेरेंट नेचर है राजनीति का, देश की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, अपना फायदा होता रहे, उस पर ये अब पहले से ज्यादा परफेक्शन के करीब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनके जी एक छोटा सा जवाब दीजिए ना, ईडी की रेड हो रही है कि नहीं हो रही है? अब जी मैं तो ईडी का अधिकारी हूं नहीं, मैं तो नौकरी छोड़े, मैं सॉफ्टवेयर की कंपनी में नौकरी करता था आईबीएम में, छोड़े हुए 12 साल हो गए। ईडी का प्रवक्ता बता सकता है, वो भी अगर सुपर सिक्योरिटी मतलब प्रदीप जी, नहीं मैंने ये सवाल आपसे इसलिए लिया क्योंकि पूरे इलेक्शन में मैंने ईडी, सीबीआई सबको आप लोगों के साथ ही देखा और सुना, मतलब सुना और देखा जो कनेक्ट किया गया, इसीलिए मैंने पूछ लिया। अब राहुल गांधी तो है नहीं इस चर्चा में कि मैं पूछती कि सर कब आ रहे हैं, चाय बिस्किट हो रही है और कुछ भी होगा क्या उसके साथ, मुझे लगता है इसका जवाब कोई और देगा, लेकिन ये तो पूछ ही सकती थी कि हो रही है कार्रवाई। मैं बड़ी सत्यनिष्ठा के साथ बोलता हूँ, अभी तक मुझे सत्यनिष्ठा का अवसर नहीं मिला कि मैं उस पर पढ़ करूँ, आगे बाबा विश्वनाथ की मर्जी, लेकिन मैं आपको एक बड़ी ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, मेरा कोई जानने वाला ईडी में नहीं है, तो मैं चाह कर भी राहुल जी का भला नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, रविंद्र जी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी, क्या मायने आप मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा है और ये पूरी चर्चा जो है, एक तरफ में जातिगत जनगणना की बात आएगी, देखिए एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया, तो मैं इन दोनों को लेके चलूं, आप सब क्योंकि उनके एक हिस्सा है उसका, तो एक पार्ट है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी का जो बयान है वो चक्रव्यूह आया, उसके बाद इतनी चीजें आ गई, उसके बाद ईडी की रेड वाली वो भविष्यवाणी भी आ गई, तो क्या उसके मायने आप समझते हैं? सर्वप्रथम तो भारत की उस लोकतांत्रिक जनता का स्वागत है जिन्हें नरेंद्र मोदी की उन आशाओं पे पानी फेर दिया जो संसद मुक्त विपक्ष बनाना चाहते थे।
आज भारत की लोकतांत्रिक जनता ने इतना ताकत दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को संसद में ही एक्सपोज किया जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी सदन में बोला है वो नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली है और उस कार्यप्रणाली को खुल के बोला है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में जो संशोधन हुए, धारा 45 में संशोधन हुए, धारा 18 में संशोधन हुए, तो ये संशोधन तभी से जाहिर करते थे कि इसको विपक्षियों के लिए तैयार कर रही है सरकार। और जब 2002 में लेके आती है तो इनकी सरकार थी वाजपेयी जी की, उसमें कन्फर्म हो गया तो लेके आती है बहुत, और झूठ बोल के इस एक्ट को लेके आई, धन शोधन विधेयक के रूप में लेके आई थी, जिसको राज्यसभा में नहीं पास कराना होता है। तो राज्यसभा में इसलिए नहीं गए थे पास कराने के लिए कि वहां पर इनकी बहुमत नहीं था। तो ये एक्ट लाने में इन्होंने धूर्तता बरती, और एक्ट लाने के बाद में अगर आप हमारी जो गठबंधन की सरकार थी 4 से 14 के बीच में देखिएगा तो जो कार्रवाई हुई है वो 50% केवल नेताओं पे हुई है, और जो इनके दौरान जो 121 केसेस हुए हैं उसमें से 95% विपक्ष के नेताओं पर हुए हैं। तो इनकी उस मंशा को 2019 और 2002 में इन लोगों ने अपना प्रकट किया था कि हम इसको लेके आ रहे हैं विपक्षियों को फंसाने के लिए, तो वो तो स्पष्ट हो जाता है। अब आती है श्री राहुल गांधी जी ने क्यों कहा ऐसा, तो श्री राहुल गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, एक दिन में 50 सवाल पूछे गए हैं। उस सवाल से संतुष्ट नहीं होने के बाद में, जबकि प्राविधान है कि सवाल को लिपिबद्ध करेगा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वही उस इन्वेस्टिगेशन को ले जाके कोर्ट में रखेगा, दस्तखत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 सवाल पूछ के उसका जवाब लिखवा के उस पर राहुल गांधी जी से दस्तखत कराए गए थे, इसमें कोई नई बात तो किया नहीं उन्होंने। और नेशनल हेराल्ड जैसे केस, नेशनल हेराल्ड का केस कब लेके आए? 2015 में लेके आए, और 2000 इतनी अयोग्य सरकार है कि 2015 से लेके आज 10 साल होने को आ रहे हैं। 10 साल में नेशनल हेराल्ड केस को चार्जशीटेड तक नहीं कर पाई है। अगर नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी रहा था तो चार्जशीट करके कोर्ट में दाखिल करना था। अब क्या करेंगे? जो पीएमएलए एक्ट का दुरुपयोग करने में नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ है नहीं, खाली पीएमएलए एक्ट का दुरुपयोग करेंगे, लोगों को डराएंगे। तो डराए ना, सरकार बोला तो है श्री राहुल गांधी ने, आए स्वागत करेंगे उनका। और एक बार मैं आपके माध्यम से चुनौती देखता हूं, जब वो 499 तब का जो कानून था आईपीसी 499 500 में जब वो सजा याफ्ता करार दिए गए थे, तब इस सरकार के तो पसीने छूट गए थे उनको गिरफ्तार करने पे। और जरा पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार करके दिखा दे सरकार, तो जो बची खुची साख इस सरकार ने अपनी बचा रखी है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगी। और इनके ही साथी जो इनके साथ में बैसाखियों के सहारे खड़े हैं, जरा एक बार ये कोशिश करके भी देख ले तो पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी को कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने 6 के 6 नाम लिए वो भी चले जाएंगे। उसमें से एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मोहन भागवत जी का। इन लोगों ने कानून बना दिया, मतलब जो प्रतिबंध था वो हटा दिया कि आरएसएस का कोई भी सरकारी आदमी आरएसएस का सदस्य हो सकता है। बहुत ये हिम्मत राहुल गांधी जी में है और माननीय अखिलेश यादव जी में है, और खुल के सदन में बोलते हैं, और ये ताकत भारत की जनता दी है। स्वागत करते हैं हम समाजवादी लोग भी कि ये ईडी लेके आवे और श्री राहुल गांधी जी के घर पे पहुंचे और अपनी दुर्गति के लिए तैयार रहें। ठीक है, चलिए कुछ कह रहे हैं प्रदीप जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। जी नहीं, अब तो संदर्भ राखी जोड़वाला मचल गया। अगले क्षेत्र जब आप मुझे जवाब मांगेंगे तो मैं दूंगा। समाजवादी पार्टी के मित्र ने जो बातें कही, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस लेवल की राजनीति कांग्रेस अब वर्षों से देश में करती आ रही है। स्वर्गीय इंदिरा जी 1972 में कहती थी गरीबी हटानी होगी, और कांग्रेस अब तक आ गई 2013-14 तक सरकार में रही, 10 वर्षों की यूपीए की सरकार रही, गरीबी उन्होंने नहीं हटाई। तो जिस प्रकार की राजनीति वो करते रहे हैं, उस प्रकार की राजनीति देश में अन्य दल भी करना जानते हैं। और उनको अगर संविधान का सम्मान नहीं है, आप कैसी बात करते हैं कि उसमें आपने आरएसएस प्रमुख का नाम लिया। क्या आरएसएस प्रमुख है संविधान बनाने में, या उसके पार्ट ऑफ द पूरे प्रोसेस हैं?
अगर आपको ऐसा लगता है ये काम कांग्रेस भले कर सकती है कि 1992 में मुझे याद है हमारी 4 सरकारें इन्होंने भंग कर दी संविधान का उपयोग करके, आज उससे बदतर स्थितियां हैं, लेकिन संविधान का दुरुपयोग हमारी सरकार ने कभी नहीं किया जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं। तो राजनीति केवल आपको ही नहीं आती है, और भी इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनको भी राजनीति आती है। डिफरेंस ये है कि उसका लेवल कितना गिर चुका था और कौन कितने लेवल पे करता है, यही एक डिफरेंस है। ठीक है प्रदीप जी, वापस आऊंगी। हुदा जी, आवाज पहुंच रही है? हुदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज पहुंच पा रही है। हाँ, अभी आपकी आवाज पहुंच रही है। हुदा जी, मुझे लगता है ईडी से पूछताछ की बात तो कोई नई नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से बातचीत नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुई है। हो सकता है उनको इंटरनली कहीं से पता चला हो कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं। अब इसको कनेक्ट कैसे किया जा रहा है? देखिए, एक चक्रव्यूह वाला बयान आता है, जातिगत जनगणना को लेकर सारी चीजें हो ही रही थी, उसके बाद जाति पर आ गए थे। आज भी कई स्टेटमेंट्स आए हैं कि राहुल गांधी को सीरियसली मत लीजिए, उनके बयान को सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि वो उनके स्टेटमेंट्स में कोई दम नहीं होती है, उनको खुद को डर होगा। ये सत्ता पक्ष की तरफ से बयान है। राहुल गांधी ने वो चक्रव्यूह क्यों कहा, या 21वीं सदी का चक्रव्यूह बनाया गया है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, ये उनका बयान और ईडी वाला बयान। देखिए, बयान दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं क्यों जोड़ा जा रहा है? या तो क्या वाकई ध्यान भटकाने की कोशिश है, या अभी जैसे कि कह रहे थे कि वायनाड में जो हुआ उसे कहीं ना कहीं ढांकना चाह रहे हैं आप, उसके लिए कोशिश है? आप क्या मानती हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चलाया हुआ जो ऑपरेशन लोटस जिसे कहते हैं हम, उसमें कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो लपेटे में आ गए हैं। राहुल गांधी जी ने जो चक्रव्यूह की बात करी है, उस चक्रव्यूह में वो उन 6 लोगों की बात कर रहे हैं जिनके हाथ में आप ये समझ लीजिए हिंदुस्तान का एक तरह से पूरा भविष्य है। पूरा का पूरा जो बजट है वो एक वर्ग की तरफ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। पूरा का पूरा बजट जो है उसमें गरीब तबके की या जो मिडिल क्लास तबका है उसमें कहीं कोई उनके फायदे की, उनके हक के, उनके हित की बात नहीं हुई है। और ईडी के खिलाफ ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में ऑपोजिशन लीडर्स को घेरे में लेके कितना परेशान किया जा रहा है, तो उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं उन्होंने इस चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए किया है। आप अगर आम आदमी पार्टी की बात देखें, हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी 3 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली है। हालांकि पीएमएलए एक्ट में हम जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है बेल मिलना, क्योंकि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे होता है। इस केस में अक्यूज अरविंद केजरीवाल जी को बना रखा है, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट से 2 बार, राउस एवेन्यू कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से 1 बार उनको बेल मिल चुकी है, इंटरिम बेल्स मिल चुकी हैं। आपने देखा किस तरह से रातों रात सीबीआई पहुंच गई थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का राउस एवेन्यू कोर्ट का जो बयान है, जो बेल एप्लीकेशन है, वो अपलोड भी नहीं हुआ था और रातों रात सीबीआई पहुंच गई थी कि उनको अगर ईडी से बेल मिल भी जाती है तो सीबीआई के घेरे में ले लेंगे। तो ये जो सेंट्रल एजेंसी से इनका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, हम अभी से नहीं इतने सालों से देख रहे हैं। आप डॉक्टर सत्येंद्र जैन की बात कर लें, आप मनीष सिसोदिया जी की बात कर लें, आज तक भी 2 साल के ऊपर हो गए, उनको इंसाफ नहीं मिला है। आप अगर संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रह के आए हैं, बावजूद उसके उनको कोर्ट से राहत मिली है, बेल मिली हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ साबुत कुछ भी नहीं कर पाए। हेमंत सोरेन जी सिटिंग झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनको किस तरीके से 5 महीने के करीब लगभग जेल में रखा गया, कुछ उनके खिलाफ साबित नहीं कर पाए, आखिरकार उनको बेल देना पड़ा, आखिरकार वो बाहर आ गए हैं, वो आज भी झारखंड के सीएम हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरीके की जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, ये तमाम जो ऑपरेशन लोटस चलाए हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, अभी से नहीं बहुत सालों से, तो उसमें तमाम के तमाम ऑपोजिशन लीडर्स को एक दरकिनार करने का, उनको चुप करने का, उनको डराने की ये पूरी की पूरी प्रतिक्रिया है। हमने देखा किस तरीके से जो ईडी है उसमें कितने सारी जो ऑपोजिशन लीडर्स की रेड हुई हैं, उनमें से कन्विक्शन रेट भी जबकि उनका बहुत लो है, बावजूद उसके ये रेट्स हो ही जा रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर राहुल गांधी जी ने इस चीज का उनको कहीं ना कहीं अगर ईडी के ऑफिसर्स ने कहा है कि नेक्स्ट रेड आपके यहाँ हो रही है, उसमें महुआ मित्रा थी, उसमें कई सारे इस तरह के लीडर्स हैं जिनको टीएमसी के और दूसरे लीडर्स हैं जिनको ईडी के तहत परेशान किया गया। तो और हमने दूसरी ओर ये भी देखा है कि कितने ऐसे लीडर्स हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो गए, चाहे नवीन जिंदल हो गए, अजीत पवार हो गए, कितने सारे ऐसे जो लीडर्स हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थे, उन पे रेड्स हुई, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ
ज्वाइन हुए, कुछ लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ज्वाइन हुए, कुछ लोगों ने बस ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं उस वॉशिंग मशीन से धुल के आ गए। तो ये चल क्या रहा है? राहुल गांधी जी जिस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, उस चक्रव्यूह के कैद में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं जनता आ चुकी है, क्योंकि आप जो लॉज बनाते हैं, जुडिशरी जो फैसले लेती है, आप जो एग्जीक्यूटिव काम करती है, उसी के तहत, उसी लेजिस्लेशन के तहत पूरा हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम चलती है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीजें करके, ऑपोजिशन लीडर्स को परेशान करके, उनको रोक के, उनका काम रोक के, आप कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता को परेशान कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी हो, कंगना रनावत जी हो, इन लोगों ने कितने बेबुनियाद बयान दिए हैं, मतलब एक तरह से इंसल्ट करी ऑपोजिशन लीडर्स की, लेकिन उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पे कोई मीडिया ट्रायल नहीं होता, उनके ऊपर तो कोई ईडी सीबीआई के छापे नहीं पड़ते। ये वही अनुराग ठाकुर हमें भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने कैब एनआरसी के प्रोटेस्ट के टाइम पे क्या नारे लगाए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये वही अनुराग ठाकुर है जो आज पार्लियामेंट में बैठ के राहुल गांधी जी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अखिलेश यादव जी के साथ किस तरीके से हमने देखा कि उनको जबरदस्ती वो उनके खिलाफ, मतलब एक तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। हमने देखा टीएमसी के जो लीडर हैं बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी, उनके खिलाफ किस तरीके से हमने देखा कि स्पीकर को, मतलब स्पीकर कहीं भी ऑपोजिशन लीडर्स का साथ नहीं देता है, उनको स्पीकर को कहना पड़ा कि प्लीज आप एक स्पीकर हैं, स्पीकर की तरह कम से कम आप बिहेव करें। अगर स्पीकर ही भारतीय जनता पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में बैठा है तो माइक्स भी म्यूट होंगे, माइक्स भी बंद होंगे, बोलने का जो ऑपोजिशन लीडर्स का टाइम है वो भी कम होगा, उनकी बात जनता तक नहीं पहुंचाई जाएगी। और अगर वो कोई इस तरह का बयान देते जो जनता के हक के लिए है, तो उस बयानबाजी पे भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गंदी राजनीति होती है, जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के तहत होगी। और इस सब में आप ये देखिए कि जनता के हक की बात कब होगी, जनता के मुद्दों की बात कब होगी। आप देखते हैं कि किस तरीके से नीट और नेट के जो इतना अहम मुद्दा था उस पे कितनी कम चर्चा हो सकी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। किसानों के मुद्दों की कम बात हो पा रही है। एमएसपी की आज तक कोई गारंटी जो दी थी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं दे पाई है। अग्निवीर स्कीम आज तक भी लागू है। तो जो फाइनेंशियल बजट आया है उसी में आप गरीब तबके की, मिडिल क्लास तबके की बात नहीं करोगे, फिर आप पार्लियामेंट पे भी ऑपोजिशन लीडर्स को जनता की बात नहीं रखने दोगे, तो सदन कैसे चलेगा, लॉज कैसे पास होंगे, जनता की बात कब होगी? इन सारी बातों का एक वो चक्रव्यूह है। ठीक है हुदा जी, वापस आऊंगी। प्रियदर्शी जी, आवाज पहुंच रही है आपकी आवाज? हाँ प्रियदर्शी जी, अब यहाँ पर ना 2-3 बातें हैं। देखिए, मैंने शुरुआत से एक बात बोली है, एक चक्रव्यूह, एक ऐसा शब्द आया, उस चक्रव्यूह को क्यों कहा गया कि 21वीं सदी का चक्रव्यूह बनाया गया है। इस बात में ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, इस बात में फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ईडी रेड कर सकती है, इस बात में, और तीसरी बात एक जो निकल कर आई है जातिगत जनगणना की जो उठी थी, उस जातिगत जनगणना में बहस के दौरान जातियां पूछी गई, उस पर हम चर्चा पहले कर चुके थे क्योंकि ये सवाल जवाब वहां आए। लेकिन क्या इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ ईडी की रेड मुझ पर कराई जा सकती है या हो सकती है या होने वाली है, दूसरी तरफ ये चक्रव्यूह, तो ये दोनों चीजों को कैसे हम जोड़ें? और आया वो स्टेटमेंट जिस तरीके से है उस पर कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। तो राहुल गांधी का पर्टिकुलर ये जो बयान है, आप इसके क्या मायने मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी के बयान को समग्रता में देखना चाहिए। राखी जी, आपने जो सवाल पूछा है वैसे सवाल पूछने की हिम्मत भी कई लोग नहीं जुटा पाते हैं। आप पूरी तरीके से जो सवाल पूछ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार भारत में बढ़ा है, ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसियों की जरूरत देश में क्यों पड़ रही है, इस पर भी विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं देश में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि ऐसे एजेंसियों की जरूरत पड़ रही है। दूसरी बात, अगर इन एजेंसियों का प्रयोग हो रहा है तो इनका प्रयोग कैसे हो रहा है, क्योंकि आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी या सीबीआई या अन्य जो जांच एजेंसियां हैं वो देश में कार्य करती हैं, वो संदेह के घेरे में है। कहीं ना कहीं वे राजनीति से प्रेरित है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर या अभी की वर्तमान सरकार पर, अभी केंद्रीय सरकार पर ऐसा आरोप नहीं है। पिछली जो सरकारें रही हैं उन लोगों का भी इन जांच एजेंसियों के प्रति रवैया यही रहा है। भले ही यह माना जाता है कि ये जांच एजेंसियां
सरकार से प्रेरित नहीं होती हैं, इन पर केंद्र सरकार का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार के दबाव में, चाहे किसी की भी सरकार हो केंद्र में, उसके दबाव में ये जांच एजेंसियां काम करती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक बयान आया था तुषार मेहता का। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि सीबीआई को राज्य में केंद्र सरकार भेजती है, यानी अगर सीबीआई को केंद्र सरकार राज्यों में भेजती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। तो इस चीज का अवलोकन होना चाहिए, क्योंकि आंकड़े ये गवाही देते हैं कि कहीं ना कहीं ये जांच एजेंसियां विपक्ष को घेरे में लेती हैं। आपको मैं आंकड़ा बताता हूं कि 2014 से 2024 तक, अभी तक, हालांकि अभी तक का कोई डाटा नहीं आया, लेकिन 2022 तक का डाटा आ चुका है। उस डाटा के हिसाब से 100 से अधिक राजनेताओं पर ईडी का समन हुआ है, ईडी की कार्रवाई हुई है, और उनमें से 95% नेता विपक्ष के रहे हैं, 100 से अधिक। उसी तरीके से आप जब देखेंगे कि कांग्रेस का भी जब शासनकाल था 2004 से 2014 तक, उस दौरान भी 26 राजनेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, उसमें से 16 विपक्ष के लोग थे। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम करती हैं। एक सवाल बहुत लंबे समय से उठ रहा है कि इन जांच एजेंसियों को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया से चलते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का दांव पेच कहीं ना कहीं सरकार कसती है, और इसी कारण से ये जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं रह पा रही हैं। 2019 में जब संसद में ईडी के सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 और सेक्शन 18 दोनों में जब परिवर्तन हो रहा था, संशोधन हो रहा था, उस समय भी ये सवाल उठा था कि कहीं ना कहीं ईडी बेलगाम तो नहीं हो जाएगी। आज ये सवाल उस तरीके से जवाब के तौर पर आ गया है कि ईडी पर विपक्ष का आरोप है कि बेलगाम हो चुकी है, विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पहले जो आंकड़ा था 26 का 2004 से 2014 के दौरान, वो 2014 से 2022 के दौरान 4 गुना से भी अधिक बढ़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ईडी का काम सिर्फ राजनेताओं को तो निशाने पर लेना है नहीं, या प्रमुख हस्तियों को निशाने पर लेना तो है नहीं। ईडी राजनेताओं और प्रमुख हस्तियों के अलावा किन लोगों पर छापेमारी कर रही है, उसका भी जवाब देना चाहिए। लोकसभा मतलब 2022 का मैं ये वाकया बताता हूं। 2022 में लोकसभा के दौरान जब यह सवाल उठा था तो लोकसभा में यह कहा गया था सरकार की ओर से कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिसके हवाले से हम यह कह सके कि ये ईडी जो है विधायकों और सांसदों पर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और उनका आंकड़ा क्या है। लेकिन जब हम निष्पक्ष होकर के, या जो विश्लेषक होते हैं वे निष्पक्ष होकर के इस बात का आकलन करते हैं कि ईडी किस तरीके से कार्य कर रही है या जांच एजेंसियां किस तरीके से कार्य कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि विपक्ष उनके निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी आज निशाने पर इसलिए है क्योंकि वह केंद्र में है, और राहुल गांधी घबराए हुए हैं, परेशान हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बहुमत की सरकार नहीं बनाने के बावजूद, गठबंधन की सरकार चलाने के बावजूद आक्रामक हैं, उससे राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मन में यह शंका है कि उन पर मोदी की गाज गिर सकती है, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि ईडी कार्रवाई करेगी और लपेटे में भारतीय जनता पार्टी को ले रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी यह भूल रहे हैं कि उनसे नेशनल हेराल्ड के मामले में उनकी पूछताछ हो चुकी है, वे जमानत पर हैं, और 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी उस दौरान भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। अन्ना आंदोलन पूरा कांग्रेस के उस भ्रष्टाचार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार के उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुआ था, और उसके बाद देश में जो आक्रोश था, उसके बाद बहुसंख्यक देश के बहुत बड़ी आबादी की यह मांग थी कि जांच एजेंसियों की ताकत को बढ़ाया जाए, और उसी का नतीजा है। जी प्रियदर्शी जी, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो एक शगुफा छेड़ दिया कि ईडी रेड कर सकती है। अब क्योंकि बार बार यदि हम एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करती हैं, ऐसे करके सोच ले मान लीजिए, तो मुझे लगता है फिर तो पार्टी अभी कोई एक्शन कराएगी नहीं, क्योंकि वो शगुफा पहले से आ गया। अब यदि रेड पड़ी तो हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। तो मुझे लगता है ये शायद पहले से एक जाल फेंका
राहुल गांधी ने कि हम पहले फेंक देते हैं ताकि इधर कुछ आए ना, और या तो फिर असल में कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि बयानों से बातों से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। अब इसमें कौन सही कौन झूठा होगा या नहीं होगा, चाय बिस्किट खाने को मिलेगी या नहीं ईडी के अधिकारियों को, ये तो कब आने वाला वक्त ही देखेगा। खैर, आप सभी लोग कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे पहले हुदा जी 1 मिनट रुकिएगा। स्वामीनाथ जी पहले आप बोलिए, इसके बाद फिर क्योंकि कहना चाह रहे हैं प्रदीप जी, उसके बाद हुदा जी आप प्लीज, है ना। स्वामीनाथ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ राखी जी, 14 के पहले जिस तरह से दामाद जी कहा के वाड्रा जी के लिए कहते थे कि ये दामाद जी पर पूरा सरकार लुटाई है कि ये हो की है, उनको अंदर करेंगे। आज तक तो कुछ साबित नहीं हुआ, ना उनको अंदर किया गया। तो ये ख्याली पुलाव बनाकर जिस तरह से बदनाम करने की देखे होंगे कि आज तक रिकवरी इनके यहाँ कुछ नहीं होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ना वो पैसा रिकवरी होता है, ना कुछ होता है, लेकिन ईडी भी कार्रवाई करती है, सीबीआई भी कार्रवाई करती है, और जमानत के बाद भी निकलने नहीं दिया जाते। तानाशाही व्यवस्था, क्यों डर इनके अंदर? हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। उन्होंने तो स्मृति ईरानी को और अनुराग ठाकुर जैसे अपशब्द बोलने वाले को भी कहते हैं कि हम माफी मांगने को आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका पीछा जाती रही भावना जैसी, हरी मूरत देखे तिल तैसी। इनके कल्पना में वही है, क्योंकि भ्रष्टाचार इनके नस नस में भरा है। ये आए थे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, सारे भ्रष्टाचारियों का गैंग लीडर मोदी जी बन गए, बलात्कारियों का गैंग लीडर मोदी जी बन गए। पूरे उत्तर प्रदेश में बलात्कार और छेड़खानी में 7वें स्थान पे पहुंच गया। अरे जायसवाल जी, अभी अयोध्या वाला केस पता है कि नहीं आपको? बेटी बचाओ, अयोध्या में आपके सहयोगी जो है नगर अध्यक्ष थे वहाँ पे, वो पकड़े गए हैं। ये लोग जिस तरह से वायनाड का नाम ले रहे हैं, वायनाड में हमारे राहुल गांधी जी मणिपुर जब 3 बार जा सकते हैं, मोदी जी सारे देश और विदेश नाप लेते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी गए वहाँ, छोड़ने के बाद राहुल प्रियंका जी गए हैं वायनाड। वो प्राकृतिक आपदा है, उसके बाद वहाँ निपटने के लिए गए हैं और लोगों का सहयोग उनका पीड़ा में करने के लिए, मोदी जी के लिए तरह नहीं भागने के लिए। मणिपुर आज 2 साल से मणिपुर आपका आरएसएस प्रमुख भी कहने के बाद भी आप मणिपुर नहीं जाते हो, आपके फोन पे यूक्रेन युद्ध रुक जाता है। तो देश को किस तरह से आपने जुमलों के बादशाह बन के बांधे हुए हैं। नौकरी के नाम पर धोखा और बेरोजगारी के नाम पर धोखा, नगद खाते में लाने के नाम पर धोखा। मेहुल चौक से नीरव मोदी और विजय माल्या का पैसा वापस देश का किया क्या? क्यों नहीं नेम प्लेट लगा के ये लोग घूम रहे हैं कि हम मोदी नेम प्लेट लगवा दे कि हम मोहित चौकसे का साथी है, नीरव मोदी के साथी हैं, हम इसके साथी हैं, जितने भ्रष्टाचारी अत्याचारी बलात्कारी हैं उनके हम साथी। अब हमारा भी नेम प्लेट लगना चाहिए। जिस तरह से ठेला खुमचा गरीबों पर नेम प्लेट लगाने का ये लोग किए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको डंडा किया। उत्तर प्रदेश में कांवरियों और लोगों में बांटने का कोशिश किया गया, धर्म के नाम पर राजनीति किया जाता है। राम ने भी सब सारा लीक चल रहा है, पेपर लीक, पार्लियामेंट लीक, सड़क लीक, मंदिर लीक। ये लीक वाली सरकार अपना तो अपने मियां मुट्ठू बन के जिस तरह से आप अपने संस्थाओं का प्रयोग किए हो, ये 3 दूने बैसाखी पाप हो, कभी खड़ाम धड़ाम गिरोगे तो वही अधिकारी जो आज हम लोगों को, चाहे विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहे हैं, कल आपको उठा के धड़ाधड़ खटाखट जेल में डालेंगे, एक गारंटी है। क्योंकि आप भ्रष्टाचार इतना किए हो कि आपका कल ही आप जबरी किसी नेताओं को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में, चाहे सोरेन जी को, चाहे केजरीवाल जी को, जब अपराध किए नहीं उस बिना अपराध का आप उनको नाम अभी पकड़ा। बड़े बड़े मंत्रियों का आप नाम गिनाते थे, ठीक है स्वामीनाथ जी, उनका ईडी जांच भी चल रहा था, लेकिन वो जांच खत्म हो जाता है क्योंकि वो आपके पाले में चले जाते हैं। एक कैसा नीति और कैसा जांच एजेंसी है, फाइल गायब हो जाता है छगन भुजबल का, नारायण राय का फाइल, ठीक है स्वामीनाथ जी बीच में रोकूंगी, अजीत पवार का फाइल गायब हो जाता है। इस तरह का एक कैसा तोहरा रणनीति चल रहा है। और किसी पर आप आपत्तिजनक बात कर देते हो, गाली, उसको ट्वीट प्रधानमंत्री करते हैं, वो मंगलसूत्र से शुरू करते हैं, मुजरा पे आ जाते हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, रोक रही हूँ, सारी बातें हमने सुनी है, समझी हैं, ठीक है। प्रदीप जी अपनी बात रखिएगा।
राखी जी देखिए, इतने पहले वक्ताओं ने जो भी बोला बड़े गजब के आरोप लगाए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा संविधान पढ़ लेना चाहिए। यहाँ न्यायपालिका नाम की एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है भारत देश में, जो आप लगाते हैं ना, अगर मैं उस तरह से आपके नैरेटिव पे बात करूं तो अब तक तो सभी को जेल में होना चाहिए, जिस तरह से कि आप ट्रेलर दिखाते हैं। अगर न्यायपालिका नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका में नहीं है, केंद्र में हमारे नेतृत्व की सरकार है, तो आरोपों को लगाने से पहले थोड़ा नहीं, सीबीआई जा रही है वहां पे, लेकिन उसका निर्णय कौन करता है? शीश महल आए थे भ्रष्टाचार करने के लिए, और आज वो जो है भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं। आए थे डबल शिक्षा करने के लिए और दोहरी एक के साथ एक बोतल देने लगे। तो न्यायपालिका को समझना चाहिए ना, पहले न्यायपालिका थोड़ा संविधान पढ़ के आना चाहिए, संविधान पढ़ के विवेकशीलता से जवाब देना चाहिए। यही तो कह के आप चुनाव से पहले गए थे, आपने भ्रम फैलाया, सोचे थे कि आप जीत जाएंगे, है तो विपक्ष में ना, 99 से पार नहीं हो पाए और आप बोल रहे हैं संविधान बदल जाएंगे। अरे शर्म करिए, संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। जो भ्रम आपने फैलाया, अरे बहन जी आप एक मिनट शांत रहिए, बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। और 5 साल की सरकार चल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो इतराइए कि नहीं, आम आदमी पार्टी की राजनीति करिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति करिए, ज्योतिष शास्त्र मत पढ़ाइए यहाँ पे। ज्योतिष शास्त्र, आप ज्योतिष शास्त्र नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे, न्यायालय उनको देगा कि नहीं देगा, इस पर विचार करिए, ज्योतिष मत बनकर। एक एक करके बात रखिए प्लीज। सोच है, इसीलिए 10 लाख के पर्दे लगाए, 10 लाख के पर्दों वाली सोच में दिल्ली अरे सर कहाँ पर्दे और उस पर चले जा रहे हैं? मुझे लग रहा है हम पॉइंट पर बात करें। किसका चक्रव्यूह कौन ने बनाया, किसने बनाया, कौन फंसेगा, कौन उलझेगा, ईडी रेड करेगी या नहीं, इस पे रहिए प्लीज। अरे सुनिए बहन जी, 90% नालियां साफ हो गई थी और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। अरविंद केजरीवाल की सोच नहीं है, अपराधी है। अभी वो न्यायालय के समक्ष आप लोग पार्लियामेंट की राजनीति नहीं करते, नफरत फैला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सोच नहीं है, अभी वो न्यायालय के समक्ष जमानत की याचिका करते हुए एक सामान्य व्यक्ति। 1 मिनट खुदा जी, मैं समय दे रही हूँ आपको, 1 सेकंड पार्टी में कि वो जो है एक दूसरा मुख्यमंत्री दिल्ली को दे सके, और दिल्ली की जनता त्राही कर रही है क्योंकि फैसले रुके हुए हैं। आपकी मेयर कहती थी कि 90% नालियां साफ हो गई है और 3 बच्चों की जान चली गई। ठीक है प्रदीप जी, प्लीज थोड़ा सा, जेल में बंद एक व्यक्ति हैं, ये मुख्य मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। न्यायपालिका ने उनको जो है बेल नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं कि उनको बेल में रख सके और बेल में बाहर कर सके। न्यायपालिका ने बेल नहीं दी है, तो आरोप लगाने से पहले थोड़ा संविधान के बारे में रिफ्लैश कर लिया करिए दिमाग में। ठीक है खुदा जी, अपनी बात रखिए। अमित शाह जी ने कुछ टाइम पहले मेघालय के जो लीडर है कोनराड संगमा, उनको बोला था कि वो मोस्ट करप्ट लीडर हैं। कुछ टाइम के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही आते हैं उनको हर तरीके की राहत मिल जाती है। इतने सारे लीडर्स हैं जिनके ऊपर आप जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको परेशान करते हैं, लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके ऊपर सारे के सारे आरोप धुल जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी भी शामिल हैं, रमेश पोखरियाल जी शामिल हैं। उसमें डॉक्टर शशि थरूर ने बाकायदा से एक लिस्ट भेजी थी, उस लिस्ट में जितने ये लॉन्डर्ड डिफेक्टर्स जिनको बोल के कहा था, जिसमें नारायण राणे, BS येडियुरप्पा, देवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, भवाना गौरी, यशवंत यादव, यामिनी यादव, प्रताप सारणे, लिस्ट ऐसा कर रही है तो आप भी न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में जाने से किसने रोका है? न्यायालय में जाने से किसने रोका है? हर्षवर्धन पाटिल जी ने बोला था, न्यायालय में जाने से कलीग है संजय पाटिल ने बोला था कि ईडी मेरे पास नहीं आ सकती क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। इतने ओपनली आपके नेता बोलते हैं कि हमारे ऊपर ईडी का कोई रोक टोक नहीं होता। आप लोगों ने न्यायपालिका आपके लिए भी 12 बजे रात में खुल जाएगी। मेरी बात प्रदीप जी, मेरी बात रखने दीजिएगा, बीच में मत काटिएगा। समय हो रहा है प्रदीप जी, प्लीज 1 मिनट। मैंने उनको चुप करा था, वो शांत हो गए थे, प्लीज। भूपेश बघेल जी, लालू प्रसाद यादव जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, अखिलेश यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, नवाब तुकी जी, ओकराम उद्बोधी जी, शरद पवार जी, ये तमाम आपने सिटिंग और एक्स चीफ मिनिस्टर्स तक को नहीं छोड़ा है आपने। अरविंद केजरीवाल जी का और हेमंत सोरेन जी का मैं पहले ही नाम ले चुकी हूँ। उसके अलावा मैं एक और आपको स्टेटस बताती हूँ। यूपीए की जब सरकार की
उनके 10 साल के शासन में 26 पॉलिटिकल लीडर्स को ईडी ने घेरा था, जिसमें 14 लीडर्स या फिर 53% के लिए ऑपोजिशन के थे। और इस दफा ये जो 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है, उसमें 95% जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो टारगेट किए गए थे, वो सारे के सारे ऑपोजिशन में से थे। 121 लोगों पे इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसमें 115 लीडर्स यानी कि 95% ऑपोजिशन से थे। ठीक है खुदा जी, बड़ा चक्रव्यूह है, जिसमें से सिर्फ 29% रेट्स जो हैं वो सॉलिड केसेस थी। बाकी जो 3000 रेट्स का आंकड़ा है, उसमें कहीं कोई सब्सटैंशियल ना प्रूफ मिल पाया, ना कहीं से कुछ क्राइम एस्टैब्लिश हो पाया, ना प्रोसीज ऑफ क्राइम एस्टैब्लिश हो पाया। तो ये तमाम की तमाम चीजें, ये जो आंकड़े हैं ये मौजूद है, सबको पता है ये आंकड़े। तो अगर राहुल गांधी जी ईडी की बात करते, चक्रव्यूह की बात करते, हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को 3 महीने के बाद भी अगर राहत नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो चक्रव्यूह है, तानाशाही है, इनके खिलाफ जो ये नफरत फैलाने की प्रतिक्रिया है, जनता सब जानती है। चलिए देखिए, समय की सीमा है। प्रियदर्शी जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। इस बड़े चक्रव्यूह से, इस बड़े चक्रव्यूह में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ना तो पक्ष बच रहा है ना विपक्ष बच रहा है। तो मुझे लगता है क्या वाकई ये कहें कि 21वीं सदी का चक्रव्यूह, मुझे ऐसा समझना चाहिए, इसको समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जितनी चर्चा में बातें निकली हैं वो तो ऐसे ही लग रही है कि कोई किसी से कम नहीं है। राखी जी, मैं 5 सेकंड दे दीजिए, मैं ये रखना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग चाहते क्या? ये लोग चाहते प्रदीप जी 1 मिनट, समय की सीमा है, प्रियदर्शी जी की बात नहीं आ पाई। एजेंसीज को कार्रवाई करने से रोके, क्या ये ऐसा चाहते हैं क्या? आपके ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर जब वही एजेंसीज आती हैं, और वो एजेंसीज जब भारतीय जनता पार्टी अपने ठीक है, चलिए मेरा सवाल प्रियदर्शी जी से है, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। प्रियदर्शी जी। जी राखी जी। प्रियदर्शी जी सवाल नहीं सुना आपने शायद। चलिए मैं ये पूछ रही हूँ, एक बड़ा चक्रव्यूह है, ना तो पक्ष बच रहा है ना विपक्ष बच रहा है, तो क्या वाकई 21वीं सदी का बड़ा चक्रव्यूह, जिस तरह का ये बयान आया है, इसको किस तरह से लिया जाए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि दरवाजे पर लिखा हुआ है कि सच बोलो, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की एक टोली है, डूबने वालों गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया सच बोलो। ये दोनों पार्टियों पर लागू होता है, पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ईडी और भ्रष्टाचार ये दोनों पार्टियों में है, पर समान रूप से लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, कांग्रेस पर भी हैं, देश के अन्य दलों पर भी हैं, अरविंद केजरीवाल पर हैं, हेमंत सोरेन पर हैं, लालू यादव सजायाफ्ता ही हैं। तो सवाल यह है कि हमाम में सभी नंगे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि मैं सच हूं, और सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। और ईडी जब जांच करती है, जिस पर भी गाज गिरती है, वो पता चलता है कि दोषी है। ठीक, तो कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई एक जिसकी सरकार रहेगी उसके विपक्ष में होगी, ज्यादा होगी, यही सच है। ठीक है, चलिए रविंद्र जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय हो गया। जो कुछ भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा, वो मोदी जी के करतूतों का खुलासा है, उनके आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है। पिछले 10 साल में 5155 केस दायर किए, ईडी ने छापेमारी किया, चार्जशीट मार्च 1281 केस में किया। तो जाहिर सी बात है कि जितने केस हैं, अधिकतर केस फर्जी दायर किए गए। जिस मामले में बार बार श्री राहुल गांधी जी का और श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम आता है, वह केस 2012 में दर्ज कराया गया था। मोदी जी के विरोधी एक हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। उस समय यह मैंडेटरी था कि एफआईआर में पीएमएलए एक्ट का नाम होना चाहिए। उस समय के एफआईआर में पीएमएलए एक्ट का नाम नहीं था, 120 बी और 420 था। तो इस हिसाब से उसमें पीएमएलए एक्ट में उनको ला ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है कि यह मोदी जी का चरित्र है, इससे कम पूरे देश की जनता समझ गई, उसका हम समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। ठीक है, चलिए अब ये आने वाले समय में देखते हैं कि वो रेड हो रही है या नहीं हो रही है। ये चक्रव्यूह जो है इसमें और क्या होगा, क्या ये और इसका दायरा बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बात तो साफ है, देखिए चक्रव्यूह का गदर है, और अब जो बात आ रही है वो ये आती है कि क्या ईडी का अब डर भी है। तो जाहिर तौर पर मुख्य रूप से अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि जो अंदेशा है और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं
वाकई में क्या ऐसा कुछ होगा, और चक्रव्यूह वाले वर्ड को लेकर पर्टिकुलर जो एक सियासत गरमाई है ये थमती है या ऐसे ही जारी रहती है, ये आने वाले समय में जरूर देखने लायक बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।